नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एमएलए चर्चा के लिए जुड़ेंगी। और अगर मैंने इंटरेस्टिंग कहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। सबसे पहले मैं उनका नाम ही आपको बता देती हूँ, भावना वोरा। पंडरिया विधानसभा से वो विधायक हैं और इसके पहले भी हमने बहुत सारे सामाजिक कार्य करते इन्हें देखा है। सबसे बड़ी बात, इन्हें एक टैगलाइन दी गई है, ब्यूटी विथ ब्रेन। तो जो ब्यूटी विथ ब्रेन का टैगलाइन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि भावना वोरा जी का बचपन कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी और कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? मेरी जर्नी अगर मैं बचपन से बात करूं, बचपन की बात करूं तो इंटरेस्ट हर फील्ड में शुरू से रहा। स्कूल में भी लगातार, चाहे डांस प्रोग्राम हो या फिर कोई लीडरशिप प्रोग्राम हो या फिर एजुकेशन हो, सब में कोशिश थी कि नंबर 1 और नंबर 2 में मैं रह के पार्टिसिपेट करूं। स्पोर्ट्स में भी मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन था, जो मैंने कॉलेज तक के, स्टेट तक के खेला। तो इस तरीके से मतलब इंटरेस्ट शुरू से था कि अपने आप में को सामने ला करके कुछ अच्छा करने की कोशिश थी। तो काफ़ी अच्छा था। बचपन में जिस तरीके से सबको थोड़ी डांट पिटाई पड़ती, तो ज़्यादा बदमाशी के कारण वो भी पड़ी है। टीचर्स बहुत अच्छे मिले। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन मेरा हुआ, इनफैक्ट कॉलेज भी सेकेंडरी तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है। तो टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले, सपोर्ट बहुत अच्छा था। बहुत ब्राइट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 90+ स्टूडेंट थी, बट हाँ 80+ में मैं थी। और ये था कि अच्छा करना है। तो जैसे धीरे धीरे चीज़ें, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, मौका मिलते गया। फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मदर भी एजुकेटेड हैं, कॉलेज में ही वो सर्विस में भी थी। फादर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, तो एजुकेशनल और पॉलिटिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़े। ये सामाजिक कार्य करते करते राजनीति की तरफ रुख कैसे मोड़ लिया आपने? देखिए, आज की अगर राजनीति की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सेवा भाव आपको आज के पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। अगर आगे आने वाले लोगों की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं हर उनके योजनाओं में वो विजन दिखता है कि लास्ट व्यक्ति तक की वो योजनाएं पहुंचे, उसका बेनिफिट मिले। और बेनिफिट मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेवा भाव से जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स का व्यू अब ये नहीं रहा कि आप लीडर बन गए हैं और बस आपको वोट मिल गया, आप जीत गए और आपका काम हो गया। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, जनसेवा, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आने के बाद या पॉलिटिक्स में आने के बाद, एक विधायक या सांसद बनने के बाद में आप में शासन प्रशासन दोनों का आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके मन में सेवा भाव है तो निश्चित एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि सेवा का काम तो मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ, 2010-11 से लगभग स्टार्ट किया। और पॉलिटिक्स में आने के बाद, ये एक MLA बनने के बाद मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था पहले से या कोई विशेष कारण जिसकी वजह से आप ऐसा लगा कि नहीं यार, अब तो पॉलिटिक्स भी करनी है, ऐसा? देखिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शुरू से था। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। तो निश्चित ही जो मीटिंग्स होती थी हमारे घर में जब हम छोटे थे, तो एक बच्चों को इंटरेस्ट रहता है कि आज बहुत सारे लोग आए हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है। तो मोस्टली बच्चे उस ग्रुप में जाकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट, मैं क्लास 6-7 में थी, तब से मैं कोशिश करती कि अगर कोई ऐसा हमारे घर में मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा तो मैं वहाँ पे बैठूँ, सुनूँ कैसा क्या है करके, सारी चीज़ें समझती हाँ। उसके बाद शुरू से, जैसे बताया, क्लास 5 में मैं फर्स्ट टाइम क्लास कैप्टन बनी थी। और उसके बाद से क्लास 12 तक के मेरा रिकॉर्ड रहा है क्लास कैप्टन। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं बनूं। और कॉलेज में आने के बाद भी, मैं उस समय सेकेंडरी की छात्र थे, और मोस्टली होते हैं कि जो फाइनल ईयर्स में रहते हैं वो छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैंने उस समय भी जिद में आकर छात्र संघ का चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो इसलिए एक जो बेस है पॉलिटिकल, वो शुरू से ही DNA में है, बोले तो शायद वो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से हमने सुषमा स्वराज जी को देखा, या बहुत सारे ऐसे फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात करूं जिनको देखा, तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए आइडियल थे और था कि पॉलिटिक्स में भी लोग जा करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। भावना जी, आपके फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं है लोग, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने हस्बैंड के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और उनका अपना काम है, अपना सेटअप है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली अगर कोई फीमेल लीडर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है। तो एज अ बैकबोन हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 18 ईयर्स की है, छोटी डॉटर मेरी अभी 12 ईयर्स की है। दोनों, एक का स्कूल कंप्लीट हो गया, दूसरे स्कूल में है। मदर मेरे साथ में रहती हैं। और
इन लॉज हैं, मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, हमारा मतलब मुझे लग रहा है 25-26 लोग हम लोग हमारी फैमिली में हैं। हाँ, अच्छा। और जी, तो जॉइंट फैमिली है और काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है। और कभी ये नहीं हुआ कि देखिए, अगर मैं फीमेल लीडर्स की बार बार अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं अगर कोई फीमेल किसी पोजीशन में आती है तो होता ये है कि वो सिर्फ नाम का सिर्फ एक चेहरा होता है कि महिला को आपको टिकट देना है, महिला को जिता कर लाना है, क्योंकि ये सीट महिला के नाम पर रिजर्व है। और बाकी जो काम करते या तो उनके हस्बैंड या उनके फादर या फैमिली का कोई भी एक मेंबर। तो मुझे ऐसा मौका मिला कि आगे आ करके जो लीडरशिप क्वालिटी मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को, या जो मुझे लगता है कि मुझ में है, वो मुझे अवसर मिला। सपोर्ट रहता है, लेकिन मेरी फैमिली से कभी कोई डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आकर के मुझे लगता है कि शायद किसी ने देखा नहीं होगा, इसलिए तो मैंने पूछा आपसे। क्या होता है कि कई बार क्या हर बार हर क्षेत्र में महिलाओं को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि राजनीति में आपको किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उसे डील किया आपने? देखिए, आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी हम बोले कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, निश्चित ही देश प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं का उस प्रगति में योगदान कितना, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। चाहे मैं आप मीडिया में हैं, मैं आपके फील्ड की बात करूँ, या मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं अपने फील्ड की बात करूँ, या फिर एक जनरल हम अगर किसी कंपनी में हैं, किसी बैंक में हैं, वहाँ पे महिलाओं की, मैं फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह कहीं ना कहीं महिलाओं को मुझे लगता है कि अगर 100% में 70% एफर्ट महिलाओं का मुझे लगता है कि ज़्यादा रहता है। पुरुषों को अगर 30% दिया, महिलाओं को 70%। क्योंकि क्या होता है ना, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटिंग जो फैक्टर्स हैं। आज भी हम, चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, मुझे याद है जब मैंने छात्र संघ के बाद जब मैंने वापस 2014 में फिर अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं उस समय के जो एस्टेब्लिश लोग थे तो उनको ये लगता था कि अरे अगर ये आएंगी, हम इनको मौका देंगे तो ये अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे अपने लिए। तो बहुत सारे लोगों ने लेग पुलिंग का भी काम किया, लेकिन पैरेलली काफ़ी लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया कि अगर इनको इंटरेस्ट है और इनमें अगर कैलिबर है, काबिलियत है, तो इनको आगे आने का मौका मिले। तो दोनों टाइप के लोग हैं, जो लेग पुलिंग भी करेंगे और कुछ लोग ऐसे जो आपको बैक सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स से मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि सबको अपना एक स्टेटस बना करके रखना है, अपनी पोजीशन बचा करके रखनी है। तो निश्चित ही महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स थोड़ा सा टफ है। ऐसा हर बार होता है कि थोड़ा सा महिलाओं को खुद को एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है ये कितना सही है, और अभी तक ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और इसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं? देखिए, अपने आप को प्रूफ करने की बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। अगर मैं मेल पर्सन की बात करूं, मैं फिर से बोलूंगी, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे अपने आप को उस जगह पे जब आप देखना चाहते हैं, निश्चित ही आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन फीमेल के साथ एक चीज़ें हैं कि अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप एक मदर हैं, तो निश्चित ही आपकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और मल्टीटास्कर के रूप में आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फैमिली छूटती तो हमें लगता है कि अरे हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम जिस पोजीशन में आज हैं, हमको लगता है कि अगर हम दौरे नहीं करेंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, उनका समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो हम उनके लिए जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो दोनों को पैरेलली ले करके महिलाओं को चलना किसी भी फील्ड में, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट फिर भी गिफ्ट है हमारे पास स्पेशल गॉड का कि हम वो चीज़ें कर पाते हैं। एक साल में उत्कृष्ट विधायक का खिताब भी ले लिया आपने, कैसे हो पाया ये सब? उत्कृष्ट विधायक का खिताब बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। इनफैक्ट जब हम विधानसभा में बैठे थे, मुझे याद है आज भी, हम कोई जानकारी नहीं बिल्कुल भी नहीं पता था। हम अपना रूटीन का जो वर्क है, क्योंकि लास्ट डे था हमारे सत्र का, तो मैं अपना कुछ, मुझे ध्यानाकर्षण का मेरा कुछ विषय था, मैं उसको स्टडी कर रहे थे। अध्यक्ष जी आए, हम सब रिस्पेक्ट से खड़े हुए और फिर स्टार्ट हुआ। तो मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम की एमएलए थी, मुझे भी नहीं पता था कि किस सीक्वेंस में अभी क्या कैसा घोषणा होगा, कि आज का सिस्टम कैसा प्रोटोकॉल रहता है, बहुत आइडिया नहीं था। बस मैं अपना कुछ काम कर रही थी, राइटिंग कर रही थी, और सडनली फिर घोषणा हुई कि अब उत्कृष्ट विधायक का मतलब भावना बोहरा करके। तो मैंने एक बार से यूं करके चौंकी, मैं बोली कि मैंने, मेरे साइड में हमारी विधायक बैठी हुई थी, मैंने मेरे इसलिए मेरा नाम ही लिया गया ना कि मैंने गलत सुना है। तो बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन अच्छा लगा, खुशी लगी कि वहाँ जो कमेटी है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे, सीएम साहब भी थे, सचिव भी थे विधानसभा के। तो उन्होंने मेरे काम को देखा, रिकॉग्नाइज किया चीज़ों को, और मुझे लगता है कि ये मेरे क्षेत्र के लोगों का ट्रस्ट है मेरे पर। क्योंकि जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करती हूँ, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे तो सबसे बड़ा विधानसभा है पंडरिया विधानसभा। और वहाँ की समस्याएं मुझे नहीं पता
ये बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को उस तरीके से नहीं लाना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछले इतने सालों में पंडरिया को जिस स्थिति में होना था, आज वो कहीं ना कहीं उससे बहुत पीछे है। तो मेरे लिए ये है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि ये 5 इयर्स के शॉर्ट टाइम में मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है कि जो शायद एक MLA के लिए उतने 5 साल में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक वहाँ का प्रेशर था। दूसरा, जैसे आपने कहा कि लोग ये बोलते हैं कि आप वोकल हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपकी लोग तारीफ करते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, तो आप उसको कितना फुलफिल कर पा रही हैं, और वो जो लोग सोच हैं आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चैलेंज था, लेकिन जिस तरीके से हमने लगातार मैं कोशिश की कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस लगे, बातों को बहुत फेयरली और मर्यादित शब्दों में, क्योंकि विधानसभा ऐसा हमारे लिए बोलना चाहिए, हमारे लिए मंदिर के बराबर है वो, तो वहाँ पे मर्यादित शब्दों में और अपने ही सत्ता पक्ष के लोगों से क्वेश्चन करना। तो कोशिश किया मैंने कि प्रॉब्लम होती थी कभी ऐसा, आप अपने ही सत्ता पक्ष के लोगों को अगर कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमें, वही मैंने बोला ना कि मेंटेन करना पड़ता है चीजों को, क्योंकि आप विपक्ष में है, विपक्ष भुना लेता है। निश्चित अगर आप विपक्ष में तो आपकी भूमिका आक्रामक रूप से होती है, लेकिन आप जब सत्ता पक्ष में है तो आपका सवाल भी होना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा आक्रामक आप उस समय नहीं हो सकते हैं। तो वो दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से सबका सपोर्ट रहता है वहाँ पे, तो अच्छा बहुत अच्छा माहौल हमको सीखने को देखने को मिलता है वहाँ। भावना जी, जब टिकट वितरण हो रही थी चुनाव के टाइम पे, तो आपको टिकट मिलने को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हमने सुनी। इस बारे में खुलकर बात तो किया नहीं आपने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप खुलकर बात करिए, और क्या था वो पूरा मामला, क्यों इतनी चर्चाएं हो रही थी टिकट को लेकर के। देखिए, जिस पार्टी से हम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बहुत चीज़ें फेयर होती हैं। फेयर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और चैनल से जाएं और ऐसा कर ले वैसा कर ले आपको टिकट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना टिकट का पैटर्न है, अपना उनका सर्वे होता है, 2 से 3 राउंड से 4 राउंड के सर्वे होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस लिखने पड़ते हैं। जिस एरिया से आप टिकट की आप मांग कर रहे हैं उस एरिया में आपके क्या पोजीशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मुझे लगता है कि जिस एरिया से मैं आती हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी, कई चीज़ें हैं कि ऑन कैमरा हम वो चीज़ों को नहीं बोल पाते, लेकिन ठीक है, कोई भी पार्टी उस एंगल से सोचती है। और मुझे खुशी है कि अंततः जो मैंने मेहनत की उसको हमारी पार्टी ने देखा और सिंगल नाम का डिक्लेयर हुआ। और कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी थी कि शायद अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा पहला है कि सिंगल नाम किसी का आया है, और सिर्फ 2 दिन बचे थे नामांकन के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब जो सपोर्ट था, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे मेरे पास 18 दिन है, लेकिन इतना सफिशिएंट है क्योंकि मेरी तैयारी काफ़ी समय से थी। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप चीज़ों को समझती हैं, पढ़ाई आपने अच्छी कर रखी है, तो अच्छे और बुरे सारी चीज़ों की सूझबूझ समझ है आप में, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करती हैं। उत्कृष्ट का किताब भी आपको मिल गया। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं भी इतनी एजुकेटेड होने के बाद, सारी चीज़ें नाप तोल के चलने के बाद, मुझे भी मंत्री पद पर होना चाहिए, ऐसा कभी आया नहीं ख्याल मन में? देखिए, आपने जो सवाल किया उसमें जवाब है। जवाब ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप एजुकेटेड हैं और चीज़ों को आप बैलेंस करके चल रहे हैं, चीज़ों को मेंटेन करना जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको पता है कि समय आने के बाद वो चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हो करके अपने तो रास्ते से भटकना मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। जब समय आएगा, लगेगा ऐसा होना है किसी के लिए भी, तो निश्चित ही वो, और कुछ बोलते हैं ना, भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता है, तो हो सकता है अभी वो समय नहीं होगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे काम करने का अवसर मिला, ऐसे विधानसभा जो मुझे अपने आप को जहाँ पे प्रूफ करना है। 1.5 साल निकल गए हैं, आने वाले समय में मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैंने एज अ विधायक वहाँ अच्छा काम किया, और 90 विधानसभा मेरा पंडरिया आज टॉप 5 में है। तो मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ, आगे जैसे ईश्वर की इच्छा रहेगी। ये ग्राम सेमरा के 24 बच्चों को आप लगातार उन्हें सुविधा दे रही हैं। किसी हादसे में वो सारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा था, और आपने क्या उन्हें अडॉप्ट कर लिया है? सारे बच्चों को पूरी सुविधाएं आप दे रही हैं, उनके भविष्य के लिए सारी चीज़ें अभी से कर रही हैं, क्या पूरा मामला है? मुझे थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सिमरहा के जो बच्चे हैं, सिमरहा एक वनांचल क्षेत्र में, कुकदूर क्षेत्र में एक बहुत किनारे में बसा हुआ एक गाँव है, और मोस्टली लोग वहाँ पे बहुत गरीबी में गुजर बसर उनकी होती थी। वहाँ मैं छोटा सा इसमें आपको वो एक बार रिकॉल ज़रूर कराना चाहूँगी। मैं, हम झारखंड चुनाव में थे, लोकसभा में गोड्डा में मेरी चुनाव ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, और वहाँ थे, और मुझे शाम को 3-4 बजे फ़ोन आया कि करीब एक परिवार के लोग 19 लोगों की उसमें
मृत्यु हो गई है, जो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जा रहे थे और गाड़ी उनकी जो खाई में गिर गई। तो उसमें कुछ बच्चियां भी थी, कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। इस तरीके से एक ही अगर मोहल्ले की हम बात करें तो 2 मोहल्ले के लगातार मुझे लगता है 19 घरों में उस दिन हमने लोगों की डेड बॉडी देखी है। और मुझे फ़ोन आया, मैं रात में वहाँ से बाई रोड कलकत्ता आई। कलकत्ता मॉर्निंग 6 o'clock की मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन इतना ट्रैफिक जाम था रास्ते में, तो मैं देवघर से कलकत्ता पहुँचते में मुझे 9 बज गए और सुबह की मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर हमने वहाँ से फ़्लाइट ले करके जैसे ही तैसे मैं दोपहर तक के मैं पहुँच पाई। मतलब वो मेरा ऐसा दिन था कि मैं 48 घंटे मैंने एक झपकी भी नहीं ली, क्योंकि वापस मुझे यहाँ से फिर वापस अपने लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पहुँचना था, जेट ड्यूटी थी। तो 48 घंटे हमारे लिए, सबके लिए, इनफैक्ट जिसने भी वो हादसा सुना, चाहे मीडिया हो, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, जितने भी लोग हैं, आम जनता, सबको वो एक दिल दहलाने वाली घटना थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लगातार वीडियो कॉल पे जुड़ी थी, मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। रात भर मैंने पूरा वीडियो कॉल पे उनसे बात की। तो जिस तरीके से वो माहौल था, कहीं ना कहीं अंदर एक बहुत बेचैनी थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 साल के भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं जो 17-18 साल की, जिनको शायद उस समय एक मदर की, पेरेंट की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मन में बेचैनी थी कि इनके लिए मैं क्या ऐसा करूं, क्या कर सकती हूं। सभी लोग आएंगे, कुछ पैसे दे करके, कुछ अनाज दे करके उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन जब सारे लोग चले जाएंगे, जब कार्यक्रम उनका हो जाएगा 12 दिन का उनके पेरेंट्स का, उसके बाद क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मन में था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ सिमरा, दोपहर के मुझे लगता है कि 2-3 बजे थे, जब बच्चियों को मैंने देखा तो वो जिस तरीके से रो रही थी, बिलख रही थी, कहीं ना कहीं मुझे, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मुझे ये लगा कि आज इनके साथ जो केस हुआ, अगर हम इनके जगह अपने बच्चों को रख के देखें तो शायद क्या जो हम कर रहे हैं सिर्फ ये पर्याप्त है क्या इनके लिए। तो मैंने उस समय किसी से डिस्कस नहीं किया, बस मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया। मैंने बोला कि मेरे मन में है कि मैं इनको अडॉप्ट कर लूँ, और जो भी इनके शादी के खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के जो खर्चे हैं, या जो रूटीन में उनके हैं, इनका भविष्य बनाने के लिए, हालांकि जवाबदारी बहुत बड़ी, 24 बच्चे हैं, बहुत बड़ी। तो लेकिन फैमिली का सपोर्ट रहा, और बिना इनकार के सीधे फैमिली से है कि नहीं, बिल्कुल हमें करना चाहिए। तो भगवान के भरोसे और फैमिली के सपोर्ट के कारण मैंने वो चीज़ें की कि मैं इनका जो भी आगे पढ़ाई कर, जैसा भी रहता, मुझे बहुत खुशी है। आज वो बच्चे मुझे मासी माँ या कोई मौसी ऐसा सबका रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए नहीं, एक्चुअल में उनको जैसे कोई भी फेस्टिवल है, वो मोस्टली अधिकतर फेस्टिवल में मेरे साथ ही वो रहते हैं। परसों एक बच्ची का फ़ोन आया कि मौसी मेरी बुक आई नहीं है अभी तक, आपने भेजना भूल गए, अब मेरी बुक आ गई है, कॉपी भेजिए जल्दी से। तो इस तरीके से जब अधिकार से बात करते तो खुशी होती है। और देखिए, माता पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे जब मिलती हूँ तो एक संतुष्टि होती है, बिल्कुल। और मैं तो चाहूँगी कि कभी अगर ऐसा अवसर मिले तो एक बार मीडिया भी जा करके उनसे मिले, देखे, समझे कि कैसा रहते हैं, क्या रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो निश्चित ही पहले 2 बच्चे थे, अब 26 बच्चे हो गए मेरे। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको थैंक यू, इतना अच्छा काम करने के लिए। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो 8 है एम्बुलेंस आपने फ्री में दे रखी है, निःशुल्क। इसके अलावा पैथ लैब सेंटर भी संचालित कर रही हैं, कैसे चलता है ये, और एम्बुलेंस वगैरह जितना भी आपने प्रोवाइड कराया है, इससे कितना परिवर्तन आया है, कितने लोग लाभान्वित हो चुके? मुझे ध्यान है 2014 में हमने पहला एम्बुलेंस मैंने स्टार्ट किया था, मेरे जो गृहग्राम है रणवीरपुर, वहाँ से स्टार्ट किया था। और कभी सोचा नहीं था कि आने वाले समय में ये इतना इसका विस्तार हम कर पाएंगे, लेकिन चीज़ें जैसे मैंने बताया कि ईश्वर की इच्छा थी, चीज़ें होती गई। और मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा। जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद मेरे जो क्षेत्र थे वहाँ पे मैंने फिर एम्बुलेंस स्टार्ट की। विधानसभा चुनाव के बाद 8 एम्बुलेंस, मतलब एक टेस्ट हेल्थ लैब के अलावा 7 और एम्बुलेंस है, जो 7 सेक्टर में, जैसा बड़ा मेरा विधानसभा है तो 7 सेक्टर में एक एम्बुलेंस लगातार चल रही है। और मुझे लगता है कि दिन में करीब 8 से 10 राउंड, चाहे कवर्धा हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, ये पेशेंट को लेकर के जाती है। और डिलीवरी पेशेंट की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। कभी इमरजेंसी है, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो उस समय उनको लाना बचाना, और बराबर से सारे लोगों का हम कांटेक्ट रखते हैं, यहाँ से फीडबैक भी लेते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो अब ये है कि लोग दूसरे एम्बुलेंस को कॉल करने की बजाय जो हमारे एम्बुलेंस का नंबर है उस पर पहले कॉल करते हैं कि दीदी को कॉल करेंगे तो 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। तो इतना भरोसा भी लोगों का हम जीत पाए हैं। स्पेशली वनांचल क्षेत्र में इसकी बहुत नीड थी, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्वेंटली एम्बुलेंस का आना जाना भी है। जन सेवा ही भावना सेवा सुविधा केंद्र की आपने स्थापना की है, इसका उद्देश्य क्या है? 7 सेक्टर्स में मेरे 7 कार्यालय खुले हैं। जन सेवा केंद्र
कहीं ना कहीं कार्यालय के रूप में हमने उसको शिफ्ट किया है। काफ़ी सारे स्टाफ वहाँ पे हैं और जैसे मैंने बताया क्षेत्र बड़े हैं, तो जो भी समस्याएं अगर आती हैं तो ये ना हो कि आज मैं अगर एक एरिया में हूँ तो लोगों को भागकर डीजल पेट्रोल खर्चा करके, थक करके, समय खराब करके यहाँ तक आना पड़ रहा है। वहाँ जा करके वो अपने एप्लीकेशन देते हैं। एक सेंट्रलाइज हमने ऑफिस बना के रखा है, वहाँ सारे एप्लीकेशन शाम तक हमारे पास जमा हो जाते हैं। और जैसे भी होता है कि 1 वीक में, 1 डे में या फिर 1 मंथ में जिस तरीके से जो प्रॉब्लम रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ उसको सॉल्व कर सके। फीडबैक लेते हैं, नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ है, क्या रीज़न, इस तरीके से सारा उसका एक सिस्टम पूरा बनाया हुआ है लोगों की सुविधा के लिए। विपक्ष में रहते काफ़ी आंदोलन किया आपने, किसानों के लिए, पानी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, थोड़ा बताइए उसके देखिए, बारे में। विपक्षी भूमिका ही मुझे लगता है कि आंदोलन करने के लिए होती है और स्पेशली देखिए, विपक्षी भूमिका आंदोलन करने के लिए होती है, मैंने जरूर बोला, लेकिन आप किस वे में कर रहे हैं। हाँ, एक सही होता है बात कि आपने आपको एस्टेब्लिश करना है कि मैं हाँ, हल्ला कि करूंगी हाँ, तो बिल्कुल। मैं कैमरे में आ जाऊंगी, मुझे नेम फेम मिलेगा, एक वो है। और दूसरा जो जनरली जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट तक के पहुंचाना। तो मैं अब तिगरी ग्राम की बात करूँ, वहाँ पे एक नहर विस्तारीकरण का काम था सोतियापाट का, जो 2017-18 में स्वीकृत हुआ था। और वहाँ पे स्थिति ये थी कि कुछ गाँव में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आज भी बनी हुई थी। सिंचाई की तो हम अगर बात छोड़ दें, तो उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो उसके लिए लगातार चाहे पैदल 5-7 किलोमीटर का पैदल मार्च हो गाँव वालों के साथ में, या फिर ट्रैक्टर चला करके कलेक्ट्रेट तक की जाने की बात हो, या बहुत सारे विषय बैलगाड़ी से लेकर के, मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो हमारा सबसे पहला आंदोलन जिला पंचायत के रूप में मैंने शुरुआत किया था, वहीं से उसकी शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि आज हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा बजट उसके लिए लेके आया, और जो योजना बंद हो गई थी 17-18 के बाद में, उस पर फिर से काम चालू हो गया। तो चाहे शराबबंदी की बात करें या फिर जिस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे थे, जो उसकी बात करें, तो जहाँ लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों तक आवाज़ जानी चाहिए, तो वो कोशिश किए मैंने हमेशा करने की। पंडरिया विधानसभा में तो आप काम कर ही रही हैं, लेकिन क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो क्या क्या टेंटेटिव प्लान्स हैं, क्या क्या काम अभी बाकी हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत। भी मेरी प्लानिंग है, मेरी देखिए 4 बसें स्कूल की बच्चों के लिए चलती हैं। जब मैं जिला पंचायत सदस्य थी, उस समय जब हम प्रचार के लिए जाते थे, तो मैं चुनाव में खड़े होने के पहले लोगों से ये पूछती थी कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अगर कोई जिला पंचायत जीत के आता है। तो लड़कियों को स्पेशली ये बोलना था कि हमारे कॉलेजेस बहुत दूर हैं, हमारी पढ़ाई इसलिए छूट जाती है कि हम आना जाना कैसे करेंगे, 12th के बाद हम पढ़ना भी चाहते तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उससे मैंने 4 फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस लड़कियों के लिए चालू की, जो आज भी चल रही, 3 अलग अलग कॉलेजेस, कवर्धा, लोहारा और खमरिया। उसी तरीके से जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ी, तो मुझे अच्छा लगा कि विधानसभा इतना बड़ा होने के बाद भी वो बच्चियों को पता था कि भावना दीदी अपने क्षेत्र में कॉलेज वाली बच्चों के लिए बस चलाती हैं। तो वो लगातार था कि दीदी हमारे लिए बस चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मैंने कमिटमेंट किया था कि बहुत जल्दी कोशिश करूंगी मैं इधर भी आप लोगों के लिए बस चला सकूँ। और आने वाले इस वीक में ही 5 और बस आई हैं जिनको हरी झंडी मिलने वाली है, और वो कॉलेज की बच्चों के लिए वापस से शुरुआत होने वाली है। और इसलिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, शहरों में बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत रहती हैं, चाहे हम अपने बच्चों की बात करें, लेकिन गाँव में वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं एक लिमिट में हो जाता है, लिमिटेशन उसकी रहती है। जो भी है कॉलेज के भरोसे, तो कम से कम कॉलेज पहुँच पाएँ। और आज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे जो रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी 4 बच्चियाँ जो पंडरिया विधानसभा की जो टॉप की हैं, 4 बच्चों की क्लास 10th में जिनका नाम है, कई IAS वहाँ से बन के निकल रहे हैं। तो एक मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म एक अगर हम कर सकते हैं तो देना चाहिए, और शुरुआत उसकी हो गई बस। इसके अलावा मैंने राजनीति पॉलिटिक्स की बात तो की, धर्म में भी काफ़ी मैंने देखा है कि आप बढ़ चढ़कर आगे आकर काम कर रही हैं। ये कांवड़ यात्रियों को रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था आप दिलवा रही हैं। कैसे ये पूरा हो पाता है, कितने दिनों तक की पूरी सेवा रहती है आपकी? देखिए, हम हिंदू धर्म को मानने लोग हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो मैं पूजा पाठ में भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करती हूँ, और पूजा खुद भी बहुत पूजा करती हूँ। और अमरकंटक जाने का अवसर मिला, मुझे लगता है कि ये 3रा साल है। 3 साल पहले जब हम अमरकंटक सावन के टाइम में हम गए नर्मदा मैया के दर्शन के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे कवरेज, जो स्पेशली अगर कवर्धा जिले की मैं बात करूँ, जो मेरा विधानसभा जहाँ से आता है, तो वो जा करके कांवर लेकर के, जब पैदल आप उनको देखेंगे बिना चप्पल के जा रहे हैं, कांवर लेके जा रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं वहाँ से लेकर के। तो और वहाँ जाने के बाद में वो किसी पेड़ के नीचे, किसी टेंट के नीचे, किसी होटल ढाबे के नीचे वो सो रहे हैं, तो बड़ा ख़राब लग रहा था। तो मैंने वहाँ एक लोकल है उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई व्यवस्था क्या नहीं होती क्या इनके लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवस्था जो 50-100 रुपये 200 रुपये खर्चा करके करना है वो खुद ही करते, बाकी कोई संस्था ऐसी नहीं जो इनके अरेंजमेंट वहाँ पे कर सके। तो दिमाग में था कि चलिए एक कोशिश करते हैं कि कहीं एक धर्मशाला लेकर के इनके भोजन और रुकने की व्यवस्था करें। और नर्मदा माता का ऐसा आशीर्वाद था कि ये 3रा साल है,
भावना जी, जब भी आप कार्य करती हैं तो अब क्योंकि देखा जा रहा है कि सारे नए लोगों को मौका दिया है पार्टी ने, तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सलाह लेनी होती है, तो आप एक तरीके से मैं बात करूँ तो भावना वोहरा जी नेता के तौर पे अपना आइडल किसे मानती हैं? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है, अगर एक महिला लीडर की मैं बात करूं तो निश्चित ही पर्सनली मुझे सुषमा स्वराज जी को सुनना, जो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक शांत महिला के रूप में, एक तेज़ तर्रार महिला के रूप में सदन में अपनी बात उठाना और उसके साथ साथ एक मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखना, और जिस तरीके से मैंने कई बार उनका इंटरव्यू कुछ भी देखा या फिर कई लोगों से जो बातचीत अन्य नेताओं से, तो जिस तरीके से उनका एक व्यवहार जो लोगों से था, मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव भी था, हर किसी को निश्चित ही आकर्षित करती होंगी। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक सर्वव्यापी तो मोदी जी हमारे हैं ही, जिनको देखकर हमें ऊर्जा मिलती है, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, तो वो तो निश्चित ही ग्लोबल लीडर तो है ही। यहाँ पे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो डॉक्टर रमन सिंह जी को मैंने शुरू से देखा है, जिस तरीके से 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ के नक्शे को भारत के इसमें एक अच्छा मुकाम, अच्छा स्थान जो दिया, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हर किसी में उतनी दूरदृष्टि नहीं होती जितना उन्होंने पिछले 15 साल में काम किया और छत्तीसगढ़ को एक अलग मुकाम दिया है। तो रमन सिंह जी भी बहुत आइडियल हैं हम सब के लिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पर्सन के लिए, खासकर पे सांसद विधायक की बात अगर छोड़ दे, मुख्यमंत्री के लिए कांटो भरा ताज से कम नहीं है। बिल्कुल। जो आपको अपने विधायकों को, मंत्रियों को, पूरी जनता को, साथ में विपक्ष को, सबको लेकर के चलना है और ऐसा डिसीजन लेना है जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद एक शांत छवि आपकी होनी चाहिए। तो आज भी लोग जो बातें करते हैं उनके लिए कि हाँ डॉक्टर साहब, तो एक लगता है कि नहीं, इनसे अच्छा लीडर उस समय सीएम छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सकता था। आज भी अगर मैं बात करूँ आदरणीय विश्वदेव साय जी की, तो जिस आदिवासी सीएम हमको मिले हैं और जितना शांति से हम कोई विषय अपना रखते हैं, जितनी गंभीरता से हमारी बातों को सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लकी हैं कि हमको छत्तीसगढ़ में ऐसे लीडर मिले हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे हमको काम करने का अवसर देते हैं, तो अच्छा लगता है। हम लोग लकी हैं इनफैक्ट कि हमको, जब हम एमएलए हैं और हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो इतने अच्छे हैं, बातों को सुन रहे हैं। और एक अंतिम सवाल मैं लूँगी भावना जी कि अभी इस समय पे आप विपक्ष को कहाँ देख रही हैं? देखिए, विपक्ष अपने आप में उलझा हुआ है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से आपस में गुटबाजी हो रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जिस तरीके से एक एक करके विपक्ष के भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहे हैं, चाहे शराब वाले मुद्दे की बात करें या बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो अपने ही विषयों में लगातार विपक्ष घिरते जा रहा है। विपक्ष की भूमिका होती है कि सत्ता पक्ष जिसकी सरकार है उनकी कमियों को या उनके इसको लोगों के सामने लाना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। कांग्रेस खुद अपने आप अपनी कमियों में इतनी घिर गई है और व्यक्ति विशेष की पार्टी बन करके रहेगी, जो चीज़ें यहाँ भी देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में तो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देती, आत्ममंथन की भूमिका में ज़रूर दिखाई देती कि आने वाले चुनाव के पहले अगर आत्ममंथन करे तो शायद ज़्यादा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ भावना वोहरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो लगातार वो अपने क्षेत्र में विकास की बयार बहा रही हैं। आने वाले समय में उनका कहना है कि 5 साल है, वक्त कम है, काम ज़्यादा है, तो आने वाले समय में भी जिस तरीके से उन्हें जैसे समय मिलेगा वो उस समय को अपने विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरीके से विकसित करने की बात कह रही हैं। इसके अलावा महिलाओं पर इन्होंने जोर दिया है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और शिक्षा बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बच्चियां हैं स्कूल जाने वाली, उनके लिए भी निःशुल्क बस की सेवाएं ये लगातार दे रही हैं। तो इसी तरीके से वो आगे भी कार्य करती रहेंगी और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो बयार है वो बहाती रहेंगी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए।